डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बीएनएसएस 2023 में इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे और वह है बेल, जमानत। और जमानत से संबंधित जो प्रोविजन दिया गया है धारा 478 से लेकर के धारा 496 तक में, और यही चीज जब दंड प्रक्रिया संहिता 1973 को पढ़ेंगे तो इसमें जो प्रोविजन दिया गया है धारा 436 से लेकर के और धारा 450 तक में दिया गया है। इसमें से धारा 478 से धारा 496 तक पूरा आपको नहीं पढ़ना है। इसमें जो इम्पॉर्टेंट सेक्शन है वो है धारा 478, धारा 479, धारा 480, धारा 482 और धारा 483। ये खास तौर से ये 5 इम्पॉर्टेंट सेक्शन है और इसी में से सवाल को पूछा जाता है। धारा 478 पर सवाल पूछा जाता है कि जमानत का दिया जाना कब मैंडेटरी है, कब आज्ञापक है, कब किसी अभियुक्त व्यक्ति को जमानत पर छोड़ ही दिया जाएगा। दूसरा सवाल जो बनता है वो धारा 480 यह नॉन बेलेबल ऑफेंस से संबंधित है कि नॉन बेलेबल ऑफेंस में अभियुक्त व्यक्ति को कब जमानत पर छोड़ दिया जाएगा। धारा 482 पढ़ा जाएगा, यह एंटीसिपेटरी बेल से संबंधित है। और जो धारा 483 है, ये धारा 483 में जमानत के संबंध में हाई कोर्ट तथा कोर्ट ऑफ सेशन के पावर से संबंधित है। तो इसमें देखेंगे खास तौर से 478 को पूछा जाता है, 480 को पूछा जाता है कि नॉन बेलेबल ऑफेंस में अभियुक्त व्यक्ति को जमानत पर कब छोड़ दिया जाएगा। और जो धारा 482 है यह एंटीसिपेटरी बेल से संबंधित है। और धारा 483 के अंतर्गत हाई कोर्ट कोर्ट ऑफ सेशन को जमानत के संबंध में बहुत वाइड पावर दिया गया है। वास्तव में धारा 483 जब आप पढ़ेंगे तो धारा 483 में 2 उपखंड दिया गया है और धारा 483A के अंतर्गत हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन को पावर है कि वह किसी भी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति को जमानत पर छोड़ने का विवेकाधिकार रखता है। अर्थात हाई कोर्ट कोर्ट ऑफ सेशन किसी भी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति को जमानत पर छोड़ने के संबंध में विवेकाधिकार रखता है, वह जमानत पर छोड़ सकता है। और जो धारा 483 की उपधारा बी को पढ़ेंगे
तो हाई कोर्ट कोर्ट ऑफ सेशन को पावर दिया गया है कि अपने से जो भी अधीनस्थ न्यायालय हैं उनके द्वारा यदि कोई जमानत ग्रांट की गई है तो धारा 483 की उपधारा बी के अंतर्गत हाई कोर्ट कोर्ट ऑफ सेशन उस बेल को कैंसिल कर सकता है। तो धारा 483 को भी ध्यान में रखना है। लेकिन सबसे पहली चीज जो हम लोग पढ़ेंगे वो हम लोग को ये पढ़ना है कि व्हाट इज बेल, जमानत कहा किसे जाएगा। तो जमानत की परिभाषा बीएनएसएस 2023 सेक्शन 21B में ये बेल टर्म को डिफाइन किया गया है, जमानत शब्द को परिभाषित किया गया है। ध्यान रखना है कि सीआरपीसी 1973 में जो सेक्शन 2 इंटरप्रिटेशन क्लास से संबंधित है, यहाँ पर ये बेल टर्म को कहीं डिफाइन नहीं किया गया है। लेकिन बीएनएसएस 2023 के अंतर्गत जमानत शब्द को परिभाषित किया गया है और जमानत को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि जमानत से तात्पर्य किसी अपराध किए जाने के अभियुक्त व्यक्ति को या संदिग्ध व्यक्ति को किसी अधिकारी या न्यायालय के द्वारा अधिरूपित शर्त, बंध पत्र या जमानत पत्र के निष्पादन पर विधि या अभिरक्षा से छोड़ना है, छोड़े जाने से है, तो इसको जमानत कहा जाएगा। तो जमानत का तात्पर्य देख रहे हैं कि स्पष्ट रूप से सेक्शन 21B में जमानत को परिभाषित करते हुए स्पष्ट कर दिया गया है कि जमानत से तात्पर्य किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति को या संदिग्ध व्यक्ति को न्यायालय या अधिकारी के द्वारा अधिरूपित शर्त, बंध पत्र या जमानत पत्र के निष्पादित किए जाने पर छोड़ दिया जाता है, तो उसी को जमानत कहा जाएगा। तो सबसे पहले यदि पूछा जाता है कि जमानत क्या है, तो सेक्शन 21B को आपको बताना है। दूसरी चीज देखेंगे कि जो जमानत टर्म है, इसको कलकत्ता हाई कोर्ट ने चंपालाल वी जैन वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 1975 कलकत्ता हाई कोर्ट द्वारा जमानत शब्द को परिभाषित किया गया। चंपालाल वी जैन वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 1975 कलकत्ता हाई कोर्ट, और इस केस में कलकत्ता हाई कोर्ट ने जमानत को परिभाषित करते हुए कहा कि जमानत अभियुक्त व्यक्ति की न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने की एक सिक्योरिटी है, एक प्रतिभूति है। तो सबसे आसान ये परिभाषा दी गई है कि जमानत क्या है, कि जमानत अभियुक्त व्यक्ति की न्यायालय में उपस्थित होने की एक सिक्योरिटी है। लेकिन इससे भी अच्छी एक परिभाषा देखेंगे, आप पढ़ेंगे, एक डिक्शनरी है और उस डिक्शनरी का नाम है लेक्स लेक्सिकान, और लेक्स लेक्सिकान डिक्शनरी में जमानत शब्द को और स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। और जमानत को परिभाषित
करते हुए कहा गया है कि जमानत अभियुक्त व्यक्ति की न्यायालय में उपस्थित होने की वह प्रतिभूति है जिसको दे देने पर अभियुक्त व्यक्ति को अन्वेषण, जांच एवं विचारण के दौरान स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है, तो उसी को जमानत कहा जाएगा। तो अब यदि आपसे पूछा जाता है कि बेल क्या है, जमानत क्या है, तो इसमें एक तो सेक्शन 21B में जो जमानत की परिभाषा दी गई है उस परिभाषा को आपको लिखना है। दूसरी चीज आपने देखा कि चंपालाल वी जैन वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 1975 कलकत्ता हाई कोर्ट ने जो जमानत शब्द को परिभाषित किया उस परिभाषा को आपको लिखना है। और तीसरा आपने देखा कि लेक्स लेक्सिकॉन डिक्शनरी में जमानत शब्द को परिभाषित किया गया है, इस परिभाषा को भी आपको लिखना है। लेक्स लेक्सिकॉन विधि में जो जमानत की परिभाषा दी गई है बिल्कुल स्पष्ट है कि जमानत क्या है, कि जमानत अभियुक्त व्यक्ति की कोर्ट में उपस्थित होने की, कोर्ट में अपीयर होने की ऐसी सिक्योरिटी है जिसको दे दिए जाने पर अभियुक्त व्यक्ति को इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी एवं ट्रायल के दौरान स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है, इसी को जमानत कहा जाएगा। अब इस प्रकार ये जो जमानत की 3 परिभाषाएं आपने देखा, अब ये जो जमानत की परिभाषा दी गई है इसका एनालिसिस किया जाए कि जमानत के लिए कौन कौन से इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हैं, कौन कौन से आवश्यक तत्व हैं। तो अब जमानत के आवश्यक तत्व क्या हैं? तो जमानत के आवश्यक तत्व के अंतर्गत सबसे पहला आवश्यक तत्व बताएंगे कि जमानत क्या है, कि जमानत एक सिक्योरिटी है, बेल एक सिक्योरिटी है, प्रतिभूति है जो किसी अन्य व्यक्ति के वचन पर दी जाती है। तो इसका सबसे पहला इसेंशियल इंग्रेडिएंट है कि जमानत एक प्रतिभूति है जो अन्य व्यक्ति के वचन पर दी जाती है। दूसरी चीज, यह प्रतिभूति अभियुक्त व्यक्ति को मामले के अन्वेषण, जांच एवं विचारण के दौरान स्वतंत्र रूप से उसको अभिरक्षा से छोड़ने के लिए दी जाती है। तीसरी चीज देखेंगे कि जो जमानत है, इस जमानत का उद्देश्य क्या होता है कि अभियुक्त व्यक्ति को न्यायालय में जिस स्थान पर, जिस समय उसको उपस्थित होने के लिए कहा जाए वह कोर्ट में उपस्थित हो। और चौथी चीज, यह जो प्रतिभूति है यह व्यक्तिगत भी हो सकती है, यह सांपत्तिक भी हो सकती है, या व्यक्तिगत दायित्व से भी संबंधित हो सकती है। तो इस तरीके से जो 3 परिभाषाएं आपने देखा, उन 3 परिभाषाओं का विश्लेषण करने पर ये जमानत के यह 4 आवश्यक तत्व निकलते हैं। अर्थात क्या क्या आपने देखा कि जमानत एक ऐसी प्रतिभूति है जो किसी अन्य व्यक्ति के वचन पर दी जाती है। दूसरी चीज आपने देखा कि यह प्रतिभूति अभियुक्त को मामले के अन्वेषण, जांच एवं विचारण के दौरान विधि की अभिरक्षा से स्वतंत्र रखने के लिए दी जाती है। और तीसरी चीज आपको बताए कि इस प्रतिभूति का उद्देश्य अभियुक्त को निश्चित समय और स्थान पर उपस्थित होने एवं स्वयं को न्यायालय के क्षेत्राधिकार तथा निर्णय के लिए सौंपना होता है।
ये जमानत पूछा जाए कि जमानत क्या है, तो एक तो परिभाषा को आपको बताना है और इस परिभाषा का एनालिसिस करने पर जो 4 इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स आपने देखा इसको आपको बताना है। तो सबसे पहली चीज हम लोगों ने जमानत की परिभाषा पढ़ लिया, साथ ही साथ जमानत के आवश्यक तत्व क्या होते हैं इसको भी हम लोगों ने पढ़ लिया। अब इसके बाद जो इसमें हम लोग दूसरा अब टॉपिक पढ़ेंगे वह ये पढ़ेंगे कि जमानत के संबंध में बेसिक प्रिंसिपल क्या है, जमानत के संबंध में आधारभूत सिद्धांत क्या है। तो अब बेसिक प्रिंसिपल क्या है, तो अब देखें जमानत के संबंध में सबसे पहला आधारभूत सिद्धांत यह बताया गया है कि यदि अभियुक्त व्यक्ति के द्वारा बेलेबल ऑफेंस को कमिट किया गया है, जमानती अपराध को कारित किया गया है, तो मजिस्ट्रेट या न्यायालय के द्वारा अभियुक्त व्यक्ति को जमानत पर छोड़ देना चाहिए। तो यदि अभियुक्त व्यक्ति ने जमानती अपराध कारित किया है तो न्यायालय को, अब मजिस्ट्रेट को, पुलिस अधिकारी को, अभियुक्त व्यक्ति को उसको जमानत पर छोड़ देना चाहिए। ये मैंडेटरी प्रोविजन है। दूसरा आधारभूत सिद्धांत ये है कि यदि अभियुक्त व्यक्ति ने नॉन बेलेबल ऑफेंस कमिट किया है तो नॉन बेलेबल ऑफेंस में अभियुक्त व्यक्ति का जमानत पर छोड़ा जाना कोर्ट का डिस्क्रिएशन है, न्यायालय के विवेक के ऊपर निर्भर करता है कि वह नॉन बेलेबल ऑफेंस में अभियुक्त व्यक्ति को जमानत पर छोड़ भी सकता है और जमानत पर छोड़ने से इनकार भी कर सकता है। तीसरी चीज देखेंगे कि यदि अपराध ऐसा है जिसमें डेथ पनिशमेंट हो सकता है, जिसमें मृत्युदंड की सजा दी जा सकती है या इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ, आजीवन कारावास की सजा दी जा सकती है, तो ऐसे अपराध के मामले में मजिस्ट्रेट को जमानत पर छोड़ने का अधिकार नहीं दिया गया है। यदि अपराध ऐसा है जिसमें मृत्युदंड की सजा दी जा सकती है, आजीवन कारावास की सजा दी जा सकती है, तो ऐसे अपराध के मामले में मजिस्ट्रेट को जमानत पर छोड़ने का अधिकार नहीं दिया गया है। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है। यदि अभियुक्त व्यक्ति बालक है या महिला है या रोगी या शिथिलांग व्यक्ति है तो ऐसी परिस्थिति में मजिस्ट्रेट को एम्पावर्ड किया गया है कि मजिस्ट्रेट भी चाहे तो जमानत पर छोड़ सकता है। तो एक एक्सेप्शन भी आप इसमें देख रहे हैं, ये पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। जनरल प्रिंसिपल तो यही है कि यदि अभियुक्त ने ऐसा अपराध किया है जिसमें मृत्युदंड की सजा दी जा सकती है, आजीवन कारावास की सजा दी जा सकती है, तो ऐसे अपराध के मामले में मजिस्ट्रेट अभियुक्त व्यक्ति को जमानत पर नहीं छोड़ेगा। लेकिन मजिस्ट्रेट ऐसे अपराध के अभियुक्त व्यक्ति को भी जमानत पर छोड़ सकता है यदि अपराध का अभियुक्त व्यक्ति कोई बालक है या कोई महिला है, रोगी या शिथिलांग व्यक्ति है, तो ऐसे व्यक्ति को जमानत पर छोड़ने का विवेकाधिकार रखता है। आगे विशेषता के रूप में आप बता सकते हैं कि जमानत पर रिहा करने की न्यायालय की कोई अंतर्निहित शक्ति नहीं है। ऐसी परिस्थिति में कोई
अंतर्निहित शक्ति प्राप्त नहीं है, अभियुक्त को जमानत विधि के उपबंधों के अधीन ही दी जा सकती है। तो नेक्स्ट आप देख रहे हैं आधारभूत सिद्धांत कि जमानत पर रिहा करने की न्यायालय की कोई इनहेरेंट पावर नहीं होता है। अभियुक्त को जमानत पर विधि के प्रावधानों के अधीन ही छोड़ा जा सकता है। और फिर नेक्स्ट आधारभूत सिद्धांत के रूप में ये बताया जा सकता है, केस पढ़ेंगे गुड्डी कांति नरसिंह महलो बनाम लोक अभियोजक आंध्र प्रदेश 1978 सुप्रीम कोर्ट। और इस केस में जस्टिस कृष्ण अय्यर थे और जस्टिस कृष्ण अय्यर ने कहा कि विधि की नीति जमानत देने की है और जमानत पर न छोड़ा जाना मात्र एक अपवाद है। तो अभियुक्त व्यक्ति को जमानत पर छोड़ना एक नियम है और जमानत पर न छोड़ना मात्र एक एक्सेप्शन माना जाता है। इसी तरीके से नेक्स्ट बेसिक प्रिंसिपल के रूप में आप ये बता सकते हैं कि सामान्यतः जब तक परिस्थितियां अभियुक्त व्यक्ति के फरार होने या उसके द्वारा अपराध के दोहराए जाने या गवाहों को धमकाए जाने तथा अन्य प्रकार से विधि विरुद्ध कार्य करने का संकेत न देती हो, तब तक अभियुक्त व्यक्ति को जमानत पर छोड़ना न्याय संगत माना जाएगा। ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि केवल अपराध का मात्र गंभीर होना जमानत पर न छोड़ने का आधार नहीं हो सकता है। और ये इतना पॉइंट यदि बेसिक प्रिंसिपल को पूछा जाता है तो ये बेसिक प्रिंसिपल को आपको बताना है कि जमानत के संबंध में आधारभूत सिद्धांत क्या है। तो कुल मिलाकर के इसमें आपको 5-6 पॉइंट बताए, इसको बेसिक प्रिंसिपल के रूप में आपको बताना है। अब इसके बाद अब मेन क्वेश्चन पर आया जाए, जो पीसीएस जे में, एचजेएस में, एपीओ में सवाल पूछा जाता है। तो बेल पर सबसे पहला इम्पॉर्टेंट सवाल यही बनता है कि अभियुक्त व्यक्ति को जमानत पर छोड़ना कब आज्ञापक है। When is it mandatory to release the accused person on bail? तो अभियुक्त व्यक्ति को जमानत पर छोड़ना कब मैंडेटरी है। तो अब इस संबंध में आप देखेंगे कि इसमें कौन कौन सा प्रोविजन आपको लिखना है। तो अब ध्यान देना है कि यदि प्रश्न पूछा जाता है कि अभियुक्त व्यक्ति को जमानत पर छोड़ना कब मैंडेटरी है, तो सबसे पहले तो धारा 478 की उपधारा 1 को ही लिखना है। तो धारा 478 की जो उपधारा 1 है इसको इसमें लिखा जाता है। अब धारा 478 की उपधारा 1 को लिखने के पश्चात जब आप पढ़ेंगे धारा 480 नॉन बेलेबल ऑफेंस में अभियुक्त व्यक्ति को जमानत पर कब छोड़ा जाता है, तो इस संबंध में धारा 480 की उपधारा 2 को लिखना है। धारा 480 की उपधारा 6 को लिखना है और धारा 480 की उपधारा 7 को लिखना है। तो इसमें इतना पॉइंट आपको लिखना है। इसके अलावा आपको जो लिखना है ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं,
सेक्शन 58 और धारा 58 रेड विथ सेक्शन 187 सब क्लाज 3 को आपको लिखना है। इसके अलावा आपको सेक्शन 430 ये भी पढ़ाए हैं। सेक्शन 430 के सब क्लाज 3 को लिखना है और साथ ही साथ इसमें सेक्शन 479 को लिखना है। तो अब यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि अभियुक्त व्यक्ति को जमानत पर छोड़ना कब मैंडेटरी है, कब आज्ञापक है, तो इसमें धारा 478 की उपधारा 1, धारा 480 की उपधारा 2, उपधारा 6, उपधारा 7 को लिखना है। साथ ही साथ सेक्शन 58 रेड विथ सेक्शन 187 सब क्लास 3 को लिखना है। फिर सेक्शन 430 सब क्लास 3 को लिखना है और सेक्शन 479 को लिखना है। जब इतना आप सेक्शन इसमें लिखेंगे तब आपका उत्तर पूरी तरीके से कंप्लीट माना जाएगा। तो अब इस संबंध में देखा जाए तो सबसे पहले सेक्शन 478 की उपधारा 1 है और धारा 478 की उपधारा 1 ये मैंडेटरी प्रोविजन है, आज्ञापक उपबंध है। अब इसमें देखें जो शुरुआत होती है, जब किसी अजमानती अपराध से भिन्न अभियुक्त व्यक्ति को, तो जब अजमानती अपराध से भिन्न व्यक्ति को का मतलब हुआ कि जमानती अपराध में, अर्थात जब जमानती अपराध में पुलिस अधिकारी के द्वारा किसी अभियुक्त व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है और गिरफ्तार करके उसको न्यायालय के समक्ष उसको उपस्थित किया जाता है, तो जमानती अपराध का अभियुक्त व्यक्ति चाहे जिसकी कस्टडी में है, चाहे वह पुलिस अधिकारी की कस्टडी में है या कोर्ट की कस्टडी में है, यदि वह जमानत देने के लिए तैयार है तो उसको जमानत पर छोड़ दिया जाएगा। अर्थात जब पुलिस अधिकारी के द्वारा जमानती अपराध के अभियुक्त व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है और उसको न्यायालय के समक्ष पेश किया जाता है, तो जमानती अपराध का अभियुक्त व्यक्ति चाहे जिसकी कस्टडी में है वह जमानत देने के लिए तैयार है तो उसको जमानत पर छोड़ दिया जाएगा। लेकिन अब साथ ही साथ इसमें ध्यान रखना है कि आगे देखें धारा 478 की उपधारा 1 के बाद क्या लिखा हुआ है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट। किंतु ऐसा पुलिस अधिकारी या न्यायालय ऐसे व्यक्ति को जमानत लेने के बजाय बंध पत्र निष्पादित करने पर उसको उन्मोचित कर सकता है, उसको डिस्चार्ज कर सकता है, या कोई निर्धन व्यक्ति है जो जमानत देने में असमर्थ है तो उसको भी उन्मोचित कर सकता है। तो अब यहाँ पर देखें, ये कोर्ट को विवेकाधिकार दिया गया है कि न्यायालय चाहे तो जमानत लेने के बजाय, अर्थात सिक्योरिटी की कोई आवश्यकता नहीं है, जमानतदार की कोई आवश्यकता नहीं है, न्यायालय उचित समझता है तो पर्सनल बॉन्ड भरवा करके अभियुक्त व्यक्ति को वह उसको चाहे तो उन्मोचित कर सकता है, या कोई निर्धन व्यक्ति है तो उसको भी वह चाहे तो उसको उन्मोचित कर सकता है यदि वह जमानत देने में असमर्थ है। लेकिन अब
पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना है कि धारा 478 में एक एक्सप्लेनेशन दिया गया है और धारा 478 का स्पष्टीकरण यह स्पष्ट करता है कि जहां कोई व्यक्ति अपनी गिरफ्तारी की तारीख से 1 सप्ताह के भीतर जमानत देने में असमर्थ है, वहां पुलिस अधिकारी या न्यायालय के लिए यह उपधारणा करने का पर्याप्त आधार होगा कि वह निर्धन व्यक्ति है। तो ये पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। प्रीलिम्स में भी इसको पूछा जा सकता है कि निर्धन व्यक्ति किसको माना जाएगा। तो जहां कोई व्यक्ति अपनी गिरफ्तारी की तारीख से 1 सप्ताह के अंतर्गत जमानत देने में असमर्थ है, वहां पर कोर्ट के द्वारा यह प्रिजम्पशन कर लिया जाएगा कि वह निर्धन व्यक्ति है। तो अब इसमें सबसे पहला क्लास पढ़ा आपने धारा 478 की उपधारा 1 को, और इसके अंतर्गत संक्षेप में आपने ये पढ़ा कि जमानती अपराध के मामले में मजिस्ट्रेट पुलिस अधिकारी अभियुक्त व्यक्ति को जमानत पर छोड़ने के लिए बाध्य है, उसको जमानत पर छोड़ दिया जाएगा। यहाँ कोर्ट का कोई डिस्क्रिएशन नहीं है, ये मैंडेटरी प्रोविजन है कि जमानती अपराध के अभियुक्त व्यक्ति को जमानत पर उसको छोड़ दिया जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर एक चीज ये ध्यान रखना है कि आपसे सवाल यदि यह पूछा जाता है कि जमानती अपराध के अभियुक्त व्यक्ति को मजिस्ट्रेट या न्यायालय जमानत पर छोड़ने से कब इनकार कर सकता है। अभी तो धारा 478 की उपधारा 1 के अंतर्गत आपने पढ़ा कि जमानती अपराध के अभियुक्त व्यक्ति को जमानत पर छोड़ना मैंडेटरी है, आज्ञापक है, कोर्ट को कोई डिस्क्रिएशन नहीं है, वह जमानत पर छोड़ने के लिए बाध्य है। लेकिन आगे आपसे यदि प्रश्न किया जाता है कि कब मजिस्ट्रेट या न्यायालय जमानती अपराध के अभियुक्त व्यक्ति को जमानत पर छोड़ने से उसको इनकार कर सकता है, तो इस प्रश्न का उत्तर धारा 478 की उपधारा 2 में मिलता है। अब धारा 478 की उपधारा 2 के अंतर्गत स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया है। क्या प्रावधान किया गया है कि जिस अभियुक्त व्यक्ति को जमानत पर छोड़ा गया है और वह जमानत की शर्तों के अनुसार यदि न्यायालय में उपस्थित नहीं होता है, तो पुलिस अधिकारी के द्वारा ऐसे अपराध के अभियुक्त व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है और उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है या न्यायालय के सामने पेश किया जाता है, तो जमानती अपराध में ही वह उसको जमानत देने से इनकार कर सकता है। अर्थात जिस अभियुक्त व्यक्ति को जमानत पर छोड़ा जा चुका है, जमानती अपराध में जिस अभियुक्त व्यक्ति को जमानत पर छोड़ा जा चुका है और वह जमानत की शर्तों के अनुसार कोर्ट में उपस्थित नहीं होता है, तो ऐसे अपराध के अभियुक्त व्यक्ति को पुलिस अधिकारी के द्वारा गिरफ्तार करके मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है, तो मजिस्ट्रेट उसको जमानत देने से इनकार कर सकता है। अब इसमें तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज है जो इंटरव्यू में पूछा जाता है कि धारा 478 की उपधारा 1 मैंडेटरी प्रोविजन है, आज्ञापक उपबंध है। यहाँ मजिस्ट्रेट को पुलिस अधिकारी को कोई डिस्क्रिएशन नहीं है, वह जमानत पर छोड़ने के लिए बाध्य है। लेकिन यदि प्रश्न पूछा जाए कि फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के समक्ष
जमानती अपराध के मामले में अभियुक्त व्यक्ति को गिरफ्तार करके उसको पेश किया जाता है और जमानती अपराध में वह अभियुक्त व्यक्ति को छोड़ने से इनकार कर देता है, जमानत उसको नहीं देता है। तब अब सवाल यह है कि पीड़ित व्यक्ति को तब क्या रेमेडी है। नियम तो आपने देखा कि जमानती अपराध में अभियुक्त व्यक्ति को जमानत पर छोड़ना आज्ञापक है, लेकिन जमानती अपराध में मजिस्ट्रेट अभियुक्त व्यक्ति को जमानत पर नहीं छोड़ता है, तो वह अभियुक्त व्यक्ति पीड़ित होगा और उसको क्या रेमेडी दी गई है, उसको क्या उपचार दिया गया है, तो वह क्या कर सकता है। तो अब यहाँ पर ध्यान रखना है कि यदि फर्स्ट क्लास का मजिस्ट्रेट जमानत देने से इनकार कर देता है, जमानती मामले में देने से इनकार कर देता है, तो इसके विरुद्ध कोई अपील का प्रावधान नहीं है। केवल मात्र एक उपचार है कि सेक्शन 483 के अंतर्गत धारा 483 के अंतर्गत सेक्शन 483 की धारा 483 की उपधारा 1 के अंतर्गत कोर्ट ऑफ सेशन में या हाई कोर्ट में वह जमानत के लिए आवेदन पत्र को दे सकता है। इसको झारखंड इंटरव्यू में ये प्रश्न पूछा गया, यही कि फर्स्ट क्लास का मजिस्ट्रेट है और जमानती अपराध में जमानत देने से इनकार कर देता है, तो पीड़ित व्यक्ति को क्या उपचार उपलब्ध है। तो ध्यान रखना है कि पीड़ित व्यक्ति को अपील करने का राइट नहीं है, उसको रिवीजन में जाने का राइट नहीं है, उसको सिर्फ मात्र एक उपचार है कि सेक्शन 483 सब क्लास 1 के अंतर्गत हाई कोर्ट में या कोर्ट ऑफ सेशन में वह जमानत देने के लिए आवेदन पत्र को दे सकता है। तो इतनी चीज धारा 478 की उपधारा 1 में ध्यान रखना है। और धारा 478 की उपधारा 1 पढ़ा दिए, धारा 478 की उपधारा 2 आपने पढ़ा, और इसी के साथ साथ यहाँ पर धारा 484 की उपधारा 1 और उपधारा 2 को भी लिखा जाना चाहिए। अर्थात धारा 484 की उपधारा 1 यह प्रावधान करती है कि प्रत्येक बंध पत्र की राशि मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर नियत की जाएगी। कि बंध पत्र की राशि क्या होगी, तो धारा 484 की उपधारा 1 प्रावधान करती है कि प्रत्येक बंध पत्र की राशि मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रख कर नियत की जाएगी, जो अत्यधिक नहीं होगी, जो एक्सेसिव नहीं होगी। और दूसरी चीज की धारा 484 की उपधारा 2 हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन को इम्पावर्ड करती है कि पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट के द्वारा जो बंध पत्र की राशि मांगी गई है उसको चाहे तो घटाने की भी सकती है। अर्थात यदि जमानत की धनराशि यदि बंध पत्र की जो राशि है वह अत्यधिक है, एक्सेसिव है, तो धारा 484 की उपधारा 2 के अंतर्गत हाई कोर्ट कोर्ट ऑफ सेशन उस धनराशि को वो चाहे तो घटा भी सकता है। तो इस बात को भी यहाँ पर लिखा जाना चाहिए। तो कुल मिलाकर के आप देखें कि आपने पढ़ा क्या, प्रश्न क्या है कि अभियुक्त व्यक्ति को जमानत पर छोड़ना कब मैंडेटरी है, तो धारा 478 की उपधारा 1 को लिखना है। धारा 478 की उपधारा 2 के अंतर्गत आपने क्या पढ़ा कि जमानती अपराध में ही मजिस्ट्रेट
अभियुक्त व्यक्ति को जमानत पर छोड़ने से कब उसको इनकार कर सकता है। धारा 483 की उपधारा 1 आपको बताए कि जमानती अपराध के मामले में मजिस्ट्रेट अभियुक्त व्यक्ति को जमानत पर छोड़ने से इनकार कर देता है तो अभियुक्त व्यक्ति के पास क्या उपचार है, वह न तो अपील में जा सकता है न तो रिवीजन में जा सकता है, बल्कि धारा 483 की उपधारा 1 के अंतर्गत हाई कोर्ट में या कोर्ट ऑफ सेशन में जमानत के लिए आवेदन पत्र दे सकता है। और धारा 484 की उपधारा आपने एक देखा कि धारा 484 की उपधारा 1 के अंतर्गत बंध पत्र की जो राशि मांगी जाएगी उसको एक्सेसिव नहीं होना चाहिए, उसको आत्यंतिक नहीं होना चाहिए। और यदि बंध पत्र की राशि को हाई कोर्ट कोर्ट ऑफ सेशन ज्यादा उसको समझता है तो धारा 484 की उपधारा 2 के अंतर्गत उस धनराशि को घटा भी सकता है। तो एक सेक्शन इसमें आपने पढ़ा धारा 478 और इसी के साथ है इसमें इतना प्रोविजन भी आपको बता दिए। अब इसके बाद जो इसमें अब पढ़ा जाएगा तो अब दूसरा प्रोविजन देखा जाए तो धारा 480 की उपधारा 2 है। धारा 480 की उपधारा 2 साथ ही साथ उपधारा 6 और उपधारा 7 है। 3 पॉइंट इसमें आपको लिखना है। अब वास्तव में जो धारा 480 है यह नॉन बेलेबल ऑफेंस से संबंधित है और जमानती अपराध से संबंधित है। तो अब धारा 480 की उपधारा 2 ये प्रावधान करती है कि अजमानती अपराध का अभियुक्त व्यक्ति है और पुलिस अधिकारी के द्वारा जो इन्वेस्टिगेशन किया जाता है, मजिस्ट्रेट के द्वारा जो इंक्वायरी किया जाता है और उस अन्वेषण जांच में यह पाया जाता है कि वास्तव में अभियुक्त व्यक्ति ने अजमानती अपराध नहीं किया है, लेकिन अभियुक्त व्यक्ति ने अजमानती अपराध से उसने भिन्न कोई अपराध कारित किया है। यदि भिन्न उसने अपराध कारित किया है तो उस भिन्न अपराध के संबंध में जब तक जांच चलती रहेगी तब तक के लिए अभियुक्त व्यक्ति को जमानत पर छोड़ दिया जाएगा। तो यदि ये प्रश्न पूछा जाता है कि अभियुक्त को जमानत पर छोड़ना कब आज्ञापक है, तो धारा 480 की उपधारा 2 में भी शैल शब्द का प्रयोग किया गया है कि शैल बी रिलीव्ड ऑन बेल। कब कि अभियुक्त के ऊपर अजमानती अपराध का अभियोग लगाया गया है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में इंक्वायरी में कोर्ट यह पाती है कि वास्तव में अभियुक्त ने नॉन बेलेबल ऑफेंस को कमिट नहीं किया है, लेकिन इससे भिन्न किसी ऑफेंस को कमिट किया है। तो जो भिन्न अपराध कारित किया है, भिन्न अपराध के लिए जब तक जांच चलती रहेगी तब तक के लिए अभियुक्त व्यक्ति को जमानत पर उसको छोड़ दिया जाएगा। इसी तरीके से धारा 480 की उपधारा 6 को पढ़ेंगे कि धारा 480 की उपधारा 6 के अंतर्गत देखेंगे कि मजिस्ट्रेट है और अजमानती अपराध का विचारण कर रहा है और अजमानती अपराध के विचारण में जहां विचारण 60 दिन के अंतर्गत समाप्त नहीं होता है, तो जहां अभियुक्त के ऊपर अजमानती अपराध का अभियोग है और अजमानती अपराध के विचारण में मजिस्ट्रेट 60 दिन के अंतर्गत विचारण को कंप्लीट नहीं कर देता है,
तो अभियुक्त व्यक्ति को उसको जमानत पर छोड़ दिया जाएगा। तो इसमें धारा 480 की उपधारा 6 को भी लिखना है। साथ ही साथ धारा 480 की उपधारा 7 है, इसको भी इसमें लिखा जाता है कि अजमानती अपराध के लिए अभियुक्त व्यक्ति का मजिस्ट्रेट द्वारा विचारण किया जाता है और विचारण समाप्त हो जाता है, लेकिन अभी निर्णय को नहीं सुनाया गया है और विचारण समापन के पश्चात मजिस्ट्रेट ये पाता है कि अभियुक्त व्यक्ति ने अजमानती अपराध नहीं किया है, लेकिन अभी निर्णय नहीं सुनाया गया है, तो बीच में ही मजिस्ट्रेट को पावर है कि वह अभियुक्त व्यक्ति को चाहे तो उसको जमानत पर छोड़ देगा। तो यहाँ भी एक तरीके से डिस्क्रिएशन नहीं बल्कि मैंडेटरी प्रोविजन है कि अभियुक्त व्यक्ति को जमानत पर छोड़ ही दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर के देखें तो 4 पॉइंट आपने पढ़ लिया। धारा 478 की उपधारा 1 को आपने पढ़ा, धारा 480 की उपधारा 2, धारा 480 की उपधारा 6 और धारा 480 की उपधारा 7। 4 पॉइंट इसमें आपने पढ़ लिया कि अभियुक्त व्यक्ति को जमानत पर छोड़ना कब मैंडेटरी है। अब इसके बाद अब आपको सेक्शन 58 पढ़ाए थे और सेक्शन 58 के साथ रेड विथ सेक्शन 187 और सेक्शन 187 रिमांड से संबंधित है। जब इन्वेस्टिगेशन चैप्टर आपको पढ़ाए थे तो वहीं पर धारा 187 रिमांड के बारे में भी बताए थे और आपको जनरल रूल बताए थे कि जो सेक्शन 58 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि पुलिस अधिकारी यदि किसी भी अभियुक्त व्यक्ति को गिरफ्तार करता है तो वह 24 घंटे से अधिक उसको अपने कस्टडी में नहीं रख सकता है। तो अब मान लीजिए कि कोई भी पुलिस अधिकारी है और वह किसी अभियुक्त व्यक्ति को गिरफ्तार करता है और वह 24 घंटे से ज्यादा उसको अपनी कस्टडी में नहीं रख सकता है। तो आपको बताए थे कि यदि पुलिस अधिकारी गिरफ्तार किए गए अभियुक्त व्यक्ति को 24 घंटे से अधिक समय के लिए अपने कस्टडी में उसको रखना चाहता है तो पुलिस अधिकारी को धारा 187 की शरण लेनी होगी, अर्थात मजिस्ट्रेट से इसके लिए विशेष आदेश को प्राप्त करना होगा। तो जब कोई भी पुलिस अधिकारी अभियुक्त व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार करता है और 24 घंटे से अधिक उसको अपने कस्टडी में नहीं रख सकता है तो 24 घंटे से अधिक समय के लिए अपने कस्टडी में रखना चाहता है तो इसके लिए उसको क्या करना होगा कि गिरफ्तार किए गए अभियुक्त व्यक्ति को जो नियरेस्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है उसके सामने उसको पेश करेगा और साथ ही साथ क्या करेगा कि जो 24 घंटे के अंतर्गत जो उसने इन्वेस्टिगेशन किया है उसमें जो एविडेंस आया है उस जो केस डायरी में लिखा है उसकी भी कॉपी को मजिस्ट्रेट के सामने देगा। तब अब नियरेस्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट को अधिकार है कि चाहे उसको मामले के विचारण की अधिकारिता हो या मामले के विचारण की अधिकारिता न हो, वह समय समय पर टाइम टू टाइम 15 दिन तक के लिए उसको चाहे तो पुलिस अभिरक्षा में प्राधिकृत कर सकता है। समय समय पर 15 दिन तक के लिए उसको पुलिस रिमांड पर उसको दे सकता है, पुलिस कस्टडी में उसको भेज सकता है।
लेकिन अब जो नियरेस्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट है और उसको ये लगता है कि अभियुक्त व्यक्ति को और लंबे समय तक इसको कस्टडी में रखा जाना चाहिए, तब नियरेस्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्या करता है कि वह अभियुक्त व्यक्ति को जो कॉम्पिटेंट जुडिशियल मजिस्ट्रेट है उसके पास उसको भेज देता है। और जब मामला सक्षम मजिस्ट्रेट के पास पहुंच जाता है, कॉम्पिटेंट मजिस्ट्रेट के पास पहुंच जाता है, तो कॉम्पिटेंट मजिस्ट्रेट यह देखता है कि पुलिस अधिकारी वास्तव में किस तरीके के अपराध का इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। यदि पुलिस अधिकारी ऐसे अपराध का अन्वेषण कर रहा है जिसमें मृत्युदंड की सजा दी जा सकती है, आजीवन कारावास की सजा दी जा सकती है, 10 बरस से अधिक का कारावास हो सकता है, 10 बरस तक का कारावास हो सकता है, तो आपको पढ़ाए थे कि मैक्सिमम 90 डेज के लिए, और साथ ही साथ इससे अदर देन कोई ऑफेंस है, अन्यथा कोई अपराध का पुलिस अधिकारी अन्वेषण कर रहा है, तो 60 डेज के लिए उसको क्या करेगा, पुलिस अभिरक्षा से अन्यथा, अर्थात अभियुक्त व्यक्ति को वह जुडिशियल कस्टडी में उसको भेज देगा। और आगे इसके बाद आपको बताए थे कि 90 दिन और 60 दिन का समय व्यतीत तो हो जाता है और अभियुक्त व्यक्ति जमानत देने के लिए तैयार है, तो कोर्ट को कोई डिस्क्रिएशन नहीं है, कोर्ट अभियुक्त व्यक्ति को तब जमानत पर उसको छोड़ देगा। इसी को बताए थे कि डिफॉल्ट बेल भी कहा जाता है, क्योंकि जो पुलिस अधिकारी है यदि 90 दिन 60 दिन के अंतर्गत इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट करके चार्जशीट को पेश कर देता है, तब धारा 187 के अंतर्गत अभियुक्त व्यक्ति का जो जमानत पर छूटने का अधिकार है वह स्वतः अपने आप समाप्त हो जाता है। लेकिन 90 दिन 60 दिन के अंतर्गत यदि पुलिस अधिकारी के द्वारा चार्जशीट को पेश नहीं किया जाता है और अभियुक्त व्यक्ति यदि जमानत देने के लिए तैयार है तो उसको जमानत पर छोड़ दिया जाएगा। तो इसमें एक प्रोविजन आपने देखा कि धारा 58 और साथ ही साथ धारा 187। अब इसके अलावा अब जो नेक्स्ट प्रोविजन दिया गया है वो है दोषसिद्धि के विरुद्ध अपील। अपील चैप्टर आपको पढ़ा दिए हैं और उसमें धारा 430 आपने पढ़ा था और धारा 430 में बताए थे कि दोषसिद्धि के विरुद्ध अपील में अपीली न्यायालय को क्या शक्ति प्राप्त है, तो वहां पर जनरल पावर एक बताए थे। तो अब धारा 430 की जब उपधारा 3 को पढ़ेंगे, सेक्शन 430 और सब क्लाज 3 को पढ़ेंगे, तो धारा 430 की उपधारा 3 को पढ़ेंगे तो धारा 430 की उपधारा 3 प्रावधान करती है कि जहां दोष सिद्ध व्यक्ति अर्थात जो कन्विक्टेड पर्सन है, ऐसे न्यायालय का जिसके द्वारा वह दोष सिद्ध किया गया है, तो अभियुक्त व्यक्ति को जिस न्यायालय के द्वारा दोष सिद्ध किया गया है, यदि अभियुक्त व्यक्ति उसका समाधान कर देता है कि वह अपील को प्रस्तुत करना चाहता है, तब वहां पर विचारण न्यायालय यह देखेगा पहली चीज कि यदि वह व्यक्ति जमानत पर है और उसे कारावास का इतना दंड मिला है जो 3 बरस से अधिक नहीं है, तो विचारण न्यायालय क्या देखेगा कि यदि वह व्यक्ति जमानत पर है
और कारावास का इतना दंड मिला है जो 3 बरस से अधिक नहीं है। दूसरी चीज, यदि उसे जमानती अपराध के लिए दंडित किया गया है और वह जमानत पर है, तो यदि वह जमानत पर है तो दोषित अभियुक्त व्यक्ति को इतनी अवधि के लिए जीतने से अपील प्रस्तुत करने और अपीली न्यायालय के आदेश प्राप्त करने के लिए पर्याप्त समय मिल जाए, उसको जमानत पर छोड़ दिया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन धारा 430 की उपधारा 3 के अंतर्गत आप देख रहे हैं कि जिस न्यायालय ने अभियुक्त व्यक्ति को दोष सिद्ध किया है, उस न्यायालय को ही अधिकार दिया गया है कि यदि वह अभियुक्त व्यक्ति अपील में जाना चाहता है तो जितने समय तक में अपील आसानी से प्रस्तुत की जा सकती है, उतने समय तक के लिए अभियुक्त व्यक्ति को उसको जमानत पर छोड़ देगा। और अब इसके बाद जो लास्ट इसमें प्रोविजन है, अब वो है धारा 479 सेक्शन 479। अब धारा 479 के अंतर्गत ध्यान रखना है, पहली चीज क्या कि मृत्यु दंड एवं आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध को छोड़ करके इससे भिन्न उसने कोई भी अपराध किया है और उस अपराध के लिए उसको जुडिशियल कस्टडी में इतना समय रहा है कि उस अपराध के लिए जितना अधिकतम दंड का प्रावधान है, आधा कारावास को वह जेल में काट चुका है। लेकिन ध्यान क्या रखना है कि ऐसा अपराध नहीं होना चाहिए जिसमें मृत्यु दंड की सजा दी जा सकती है, आजीवन कारावास की सजा दी जा सकती है। मृत्यु दंड एवं आजीवन कारावास से भिन्न दंडनीय अपराध के मामले में यदि अभियुक्त व्यक्ति उस अपराध के लिए जितना अधिकतम कारावास है, उसके आधे कारावास को वह सजा के रूप में काट चुका है, तो आधी सजा काटने के बाद अब अभियुक्त व्यक्ति को जमानत पर उसको छोड़ दिया जाएगा। यह मैंडेटरी प्रोविजन है, यह आज्ञापक उपबंध है। लेकिन कौन सा ऐसा अपराध है जिसमें आधी सजा काटने के बाद भी अभियुक्त व्यक्ति को जमानत पर नहीं छोड़ा जाएगा? तो वह है ऐसा अपराध जिसमें मृत्युदंड की सजा दी जा सकती है, आजीवन कारावास की सजा दी जा सकती है। ऐसे मामले में अभियुक्त व्यक्ति को तब तक जेल में रखा जा सकता है जब तक ट्रायल समाप्त नहीं हो जाता है, अभियुक्त व्यक्ति का एक्विटल कन्विक्शन नहीं हो जाता है, तब तक के लिए उसको जेल में रखा जा सकता है। लेकिन मृत्युदंड आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध से भिन्न कोई अपराध है और उस अपराध के लिए जितना मैक्सिमम दंड का प्रावधान है, आधे दंड को जेल में सजा के रूप में काट लेता है, तो आधी सजा काटने के बाद अभियुक्त व्यक्ति को जमानत पर उसको छोड़ दिया जाएगा। तो एक प्रश्न आज बहुत इंपॉर्टेंट आपने पढ़ा। आज आपने क्या पढ़ा कि जमानत क्या है, जमानत की परिभाषा आपको बताए। सेक्शन 21B में जमानत की क्या परिभाषा है। फिर चंपालाल वी जैन वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल की केस में कलकत्ता हाई कोर्ट ने जमानत की क्या परिभाषा दी। फिर लेक्सिकान विधि के अनुसार आपने देखा जमानत की क्या परिभाषा है। परिभाषा का एनालिसिस करने पर आपने देखा कि बिल के क्या क्या इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स होते हैं।
फिर दूसरी चीज आपको बताए कि बेल के संबंध में बेसिक प्रिंसिपल क्या है, और फिर मेन आज जो आपने प्रश्न पढ़ा कि अभियुक्त व्यक्ति को जमानत पर छोड़ना कब मैंडेटरी है, कब आज्ञापक है, कब अभियुक्त व्यक्ति को जमानत पर छोड़ दिया जाएगा। तो इस संबंध में कुल 7 प्रोविजन आपको बताए। आपने पढ़ा धारा 478 की उपधारा 1, धारा 480 की उपधारा 2, उपधारा 6, उपधारा 7। फिर आपने पढ़ा धारा 58 रेड विथ सेक्शन 187। फिर आपको पढ़ाए कि सेक्शन 430 सब क्लास 3, और इसके बाद लास्ट प्रोविजन आपने पढ़ा सेक्शन 479। तो इतने प्रोविजन दिए गए हैं जहां अभियुक्त व्यक्ति को जमानत पर छोड़ना आज्ञापक है। यदि ये प्रश्न पूछा जाता है और आप केवल धारा 478 की उपधारा 1 को लिख करके आते हैं तो आपका आंसर अधूरा माना जाएगा। ये 7 प्रोविजन आपको लिखना होगा, तब पूरी तरीके से जो आंसर है वो कंप्लीट माना जाएगा। बस आज यहीं पर स्टॉप करते हैं।